Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 54. Today's worksheet is also going to be quite easy. आज की हमारी worksheet भी काफ़ी आसान रहने वाली है. In this worksheet we are going to continue our first chapter of history, that is French Revolution. French Revolution का ये 6th पार्ट रहने वाला है और आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ वीमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, their expectation from the French Revolution, second about the slavery system in French society, and third one is the outcomes of French Revolution. जो ideals थे French Revolution के वो कौन से थे. Let's begin. As it is visible on your screen, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 54 है. Our subject SST Social Science and History chapter number 1 French Revolution is going on. This is 6th part. एंड टुडेज डेट 17th of November 2020. हम शुरुआत करें वीमेन के साथ कि रेवोल्यूशन फॉर वीमेन मीन्स यानी कि जो वीमेंस थी उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी उस रेवोल्यूशन से, उनके लिए रेवोल्यूशन का क्या मीनिंग था. वीमेन वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. दे वर एक्सपेक्टिंग ए लॉट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उन्हें उम्मीद थी कि बहुत कुछ ऐसा होगा जो उनके लिए भी होने वाला है. दे होप दैट द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वुड टेक कंक्रीट स्टेप्स टू इम्प्रूव देयर लिव्स, और उन्हें ये भी उम्मीद थी कि आफ्टर द रेवोल्यूशन द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक ए लॉट ऑफ स्टेप्स टू इम्प्रूव देयर लिव्स, कि उनका जीवन बदल जाएगा. गवर्नमेंट जो नई आएगी रेवोल्यूशन के बाद वो बहुत कुछ ऐसा करेगी. There were fewer opportunities available to most women than men. In traditional French society की बात करें, women didn't have the equal opportunity, women didn't have the equal rights. उनके पास equal rights नहीं थी, उनके पास equal opportunities नहीं थी, यानी उनको आगे बढ़ने के उतनी opportunities या मौके नहीं मिलते थे जितने कि men को मिलते थे. So women started political clubs, started newspapers to discuss their interest so that they can raise their issues, so that they can raise their demands. तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाए, क्लब्स बनाए, and they also started publishing their own newspapers, publish करने शुरू कर दिए. किसके लिए? to raise their demands. One of their main demand was the equal political rights as men. और उनकी एक जो बड़ी डिमांड थी उस वक्त वो थी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मीन्स इक्वल राइट टू बी इन द पॉलिटिक्स, इक्वल राइट टू वोट डालने का इक्वल उनको राइट मिले. बट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ पैसिव सिटीजन. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है एज दे वर एक्सपेक्टिंग. नथिंग हैपन्ड लाइक दैट, because in the 1791 constitution they were given the status of passive citizens. Passive citizen means उस वक्त दो टाइप के सिटीजन होते थे, एक्टिव एंड द पैसिव. एक्टिव मीन्स दोज हु वर गिवन द राइट टू वोट, वो एक्टिव सिटीजन थे, एंड दोज हु वर नॉट गिवन द राइट टू वोट वो थे पैसिव सिटीजन. सो वीमेन वर ऑल्सो गिवन द स्टेटस ऑफ पैसिव सिटीजन, यानी कि उनकी जो मेन डिमांड थी वो एक बार फिर से डिनाई कर दी जाती है. Although initially the revolutionary government implemented some reforms, हालांकि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर के आई revolutionary government that improve those laws improved a bit, little bit कह सकते हैं the lives of these women's. थोड़ा बहुत उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ उनके lives में, उनकी कंडीशंस में. तो उनमें से जो मेन थे वो थे स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स. इट वॉज ए रेवोल्यूशनरी स्टेप कि पहले स्कूलिंग कंपल्सरी नहीं थी एंड दे इवन डिडंट हैव द इक्वल राइट टू गेट द एजुकेशन. इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं थी यहाँ पर भी. तो पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप था दैट स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स. सेकेंड, नाउ मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज ए वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट एंड दे वर रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉज. अब मैरिज थी वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था. अर्लियर वीमेन वर फोर्स्ड टू डू द मैरी, अब ऐसा नहीं रहा. Third, divorce was legalized. Both men and women were given the right to apply for it. और थर्ड जो इम्पोर्टेंट स्टेप था, डाइवोर्स वॉज लीगलाइज्ड, यानी कि उनको लीगल एक फ्रेमवर्क में सेट कर दिया गया. और सबसे बड़ी बात ये थी कि नाउ द वीमेन ऑल्सो कुड अप्लाई फॉर दैट वन. पहले ऐसा नहीं था, पहले जो डाइवोर्स था इट कुड बी गिवन बाय द मैन ओनली, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा.
फोर्थ जो स्टेप था, नाउ वीमेन कुड टेक वोकेशनल ट्रेनिंग, बिकम आर्टिस्ट और रन बिजनेसेस। इट मीन्स दैट नाउ दे कुड चूज देयर ओन बिजनेस, वो अपने बिजनेस को चूज कर सकती थी। तो ये भी एक बड़ा स्टेप था। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो उठाए गए थे और उससे थोड़ा बहुत उनकी लाइफ में चेंज जरूर आया। ऑल्दो पॉलिटिकली दे वर नॉट गिवन द इक्वल राइट टू वोट और इक्वल राइट टू बी इन द पॉलिटिक्स। हाउएवर यहाँ से उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, दे कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल। However, the struggle for political rights and equal wages continued for women। जो इक्वल वेतन की बात थी या इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की बात थी, उसके लिए वो अपना स्ट्रगल है वहाँ पर कंटिन्यू रखती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी फिगर अमंग दम वॉज ओलिम्प दे गूज। ओलिम्प दे गूज जो थे इम्पोर्टेंट उनके लीडर थे। एंड इन 1791 शी रोट ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन एंड सिटीजन ऑन द लाइन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कि सेम वे में जैसे कि राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था डिक्लेरेशन ऑफ, उसके सेम वे में उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन एंड सिटीजन भी राइट किया। इसके राइट करने का मतलब था कि दे टू वांटेड इक्वल स्टेटस, कि वो भी इक्वल स्टेटस चाहती थी। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 1793 टू 1794 द रेन ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर है, उसको हम रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं क्योंकि उस दौरान जितने भी उनके अपोजिशन में थे, दोज हु अपोज द पॉलिसीज ऑफ रॉबस्पियर और द जैकोबिन गवर्नमेंट, दे वर ऑल हैंग्ड। उन सबको मार दिया गया था, उनको काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की पनिशमेंट दी गई थी। तो उसी दौरान द गवर्नमेंट इनेक्टेड लॉज बैनिंग वीमेंस क्लब्स, उस दौरान वीमेंस क्लब को बैन कर दिया गया था। एंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वर ऑल्सो बैंड। एंड नेशनल कन्वेंशन चार्ज्ड हर, किसको, ओलिम्प दे गूज विद ट्रेजन। ट्रेजन मीन्स जिसको हम हिंदी में बोलेंगे देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर चलाया गया। एंड एग्जीक्यूटेड हर, और बाद में लटका दिया गया। द वीमेन ऑफ फ्रांस फाइनली एक्वायर्ड द फ्रेंचाइज इन 1946, और बाद में एक लंबा संघर्ष चलता है। फाइनली 1946 में दे गोट द राइट टू वोट, उनको वोट डालने का राइट मिल पाता है। तो ये तो हुई बात कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में विमेंस का क्या रोल था, व्हाट वर देयर एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट वाज देयर फॉर देम आफ्टर द रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन के बाद उनके लिए क्या था। अब हम बात करेंगे स्लेव सिस्टम की। इट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्रेंच पॉलिटिक्स में, फ्रेंच इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द कॉलोनीज वॉज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रेजाइम। जैकोबिन क्लब को जब हम या जैकोबिन गवर्नमेंट को हम याद करते हैं तो याद करते हैं रेन ऑफ टेरर के लिए, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो बेटरमेंट के लिए थे, जो वेलकम स्टेप्स थे। उनमें से एक बड़ा स्टेप्स था द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड बाय द जैकोबिन गवर्नमेंट इन 1794 में, इसको अबॉलिश कर दिया गया था। एट दैट टाइम द स्लेव्स वर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्रेंच कम्युनिटी। इसका कारण ये था द कैरेबियन कॉलोनीज, जो कैरेबियन कॉलोनीज का मतलब वेस्ट इंडीज़ के आसपास का, यानी कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ में जो आइलैंड नेशन है उनको हम कैरेबियन कॉलोनीज बोलते हैं। सो कैरेबियन कॉलोनीज वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज़ सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी। ये जो चार आइटम्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, चार कमोडिटीज़ देख रहे हैं, ये सप्लाई होती थी इन द इंटायर यूरोप फ्रॉम कैरेबियन कॉलोनीज। वहाँ से आती थी, वहाँ पर प्लांटेशन फार्मिंग की जाती थी। बट वन इश्यू वॉज देयर, एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे। प्रॉब्लम थी द शॉर्टेज ऑफ लेबर। वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज थी, यानी कि वर्कर्स वहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं थे। इसका कारण ये था कि यूरोपियंस वर नॉट विलिंग टू डू देयर टू गो देयर एंड टू डू द वर्क देयर। जो यूरोपियन थे वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे, अनविलिंग थे। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला गया कि this problem was solved through the triangular slave trade between Europe, Africa and America। इसका सॉल्यूशन निकला कि एक ट्रायंगुलर ट्रेड शुरू किया गया, अफ्रीका टू यूरोप, यूरोप टू अमेरिका। द स्लेव ट्रेड बिगिन इन द 17th सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है। फ्रेंच मर्चेंट्स बोट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चीफ फ्रेंड्स फ्रॉम अफ्रीका में जो लोकल लीडर्स थे उनसे वो स्लेव्स को खरीदते थे, गुलाम दास, उनको ख़रीदा जाता था। एंड देन दे वर सप्लाइड टू द
नॉर्थ अमेरिका एंड इन द कैरिबियन आइलैंड्स हैं, वहाँ पे उनको सप्लाई किया जाता था और वहाँ पर जो प्लांटेशन फार्मिंग की जाती थी उनसे वहाँ काम लिया जाता था। तो ये एक ट्रायंगुलर बना हुआ था, अफ्रीका टू यूरोप, यूरोप टू अमेरिका। सो जो स्लेव ट्रेड था इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी ऑफ फ्रांस, काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिकॉज मैनी पीपल वर इन्वॉल्व इन दैट ट्रेड, काफ़ी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे एंड देयर इकोनॉमी बेस्ड ऑन द प्लांटेशन फार्मिंग के ऊपर बेस्ड थी और वो प्लांटेशन फार्मिंग डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर थी, ऑन द स्लेव्स। एंड नो लेजिस्लेशन वॉज पास्ड इन द नेशनल असेंबली फॉर द फियर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम स्लेव ट्रेडिंग ट्रेडर्स। और जो स्लेव ट्रेडिंग ट्रेडर्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे ड्यूरिंग दैट टाइम इन द फ्रेंच सोसाइटी की बात करें, काफ़ी पावरफुल थे और उसका आउटकम्स हम ये देख सकते हैं कि नो लेजिस्लेशन वॉज पास्ड अगेंस्ट द स्लेव ट्रेड ड्यू टू द fear of opposition from these people. However, the convention in 1794 abolished the slavery system है, उसको abolish कर दिया जाता है कब, 1794 में। बट इट couldn't last for a long, यानी ज़्यादा टाइम तक ये नहीं रहता। In 1804 after 10 years Napoleon resumed दैट स्लेवरी सिस्टम, यानी कि इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर देते हैं और फाइनली ये अबॉलिश होती है स्लेवरी इन 1848 में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्लेवरी सिस्टम क्या था, कहाँ से स्लेव्स लाए जाते थे, कहाँ सप्लाई किए जाते थे, उनकी ज़रूरत क्यों थी, एंड व्हेन इट वाज अबॉलिश्ड फर्स्ट टाइम एंड व्हेन इट वाज अबॉलिश्ड फॉर द लास्ट टाइम। तो कहाँ, कब, कैसे अबॉलिश किया गया। तो ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़े, द रोल ऑफ वीमेन एंड सेकेंड द स्लेवरी इन द फ्रेंच सोसाइटी। नाउ लेट्स डू डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स जो हमें मोटिवेट करते हैं, आज भी अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, द मेन पिलर्स दैट वी हैव इन आवर डेमोक्रेसी वी ऑल गॉट फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमें ये फ्रेंच रेवोल्यूशन मिले हैं। तो उनमें से काफ़ी सारे आइडियल्स हैं, जैसे लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले हैं। जैसे हम लिबर्टी की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, वो हमें कहाँ से मिला है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। डेमोक्रेटिक राइट्स, वी ऑल हैव द फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास है ना, हमने 9th में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से शुरुआत हुई, फ्रॉम दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो दीज आर द आइडियल्स दैट वी got from French Revolution. The censorship came to an end in 1789 and now the freedom of press is also the legacy of French Revolution. The Declaration of Rights declared freedom of speech, expression as a natural right. So जो हमारा freedom of speech है, freedom of expression है, ये भी हमें French Revolution से मिला है। तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो हमने French Revolution से लिया है। तो कौन कौन सी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दीज ऑल द आइडियल्स वी गॉट फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की इसको हम लेगेसी कह सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमारे 3 टॉपिक रहे। पहला, रोल ऑफ वीमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड चेंज इन देयर लाइफ आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि हमने बिफोर एंड आफ्टर की कंपैरिजन किया। एंड सेकेंड थिंग, द स्लेव सिस्टम in the French society, and third topic, the legacy of French Revolution. Now let's move to the question answer. आज की इस वर्कशीट में 4 इजी क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले हमारा आज का क्वेश्चन है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, इन द सेम वे रशियन रेवोल्यूशन वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया था। तो रशियन रेवोल्यूशन का भी वही एक ओहदा कह सकते हैं। आपको बताना है कि व्हेन डिड द रशियन रेवोल्यूशन टेक प्लेस, रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट वाज द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रेवोल्यूशन फॉर फ्रेंच वीमेन के लिए रेवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या थी और मीनिंग क्या था। वीमेन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, पूरे जोर शोर से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दे एक्सपेक्टेड दैट देयर लाइफ वुड चेंज आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उन्हें उम्मीद थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन वीमेन वर गिवन द स्टेटस ऑफ पैसिव सिटीजन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्हें पैसिव सिटीजन का स्टेटस दिया गया। इट मीन्स
they were not given the right to vote. Second question is there, what was the importance of slaves in French politics and trade? फ्रेंच पॉलिटिक्स में और ट्रेड में स्लेव्स की क्या इंपॉर्टेंस थी? द प्लांटेशन फार्मिंग डिपेंडेंट ओनली ऑन स्लेव्स इन द कॉलोनाइज्ड इकोनॉमी, यानी कि वहाँ की प्लांटेशन फार्मिंग थी वो कम्प्लीटली स्लेव्स के ऊपर डिपेंड थी. मेनी पीपल ऑफ फ्रांस वर इंगेज्ड इन द स्लेव ट्रेड, और काफ़ी सारे लोग थे स्लेव ट्रेड में इंगेज थे. द स्लेव ट्रेडर्स वॉज सो इन्फ्लुएंशियल दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम नो लॉ वॉज पास्ड अगेंस्ट द स्लेवरी इन द फ्रेंच असेंबली ड्यू टू द फियर ऑफ देयर अपोजिशन. और ये जो फ्रेंच जो ट्रेडर्स थे, स्लेव ट्रेडर्स थे, इतने पावरफुल थे कि उनके खिलाफ एक कानून पास करने में भी काफ़ी टाइम लग गया था फ्रेंच असेंबली को. तो यहाँ हम देखते हैं कि उनकी इकोनॉमी भी रोल था, इसके साथ साथ उनकी सोसाइटी में रोल था क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो कितने इन्फ्लुएंशियल भी थे. सो इट मीन्स दैट दे वर क्वाइट पावरफुल एंड it was very important in the French politics and the trade. Third question is there, what laws were made after the French Revolution that affect the lives of common people? कि कौन से ऐसे कानून बनाए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जिन्होंने कॉमन लोगों को अफेक्ट किया था? तो स्पेशली वीमेन को अफेक्ट करने वाले काफ़ी सारे कानून आए थे. पहला था स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गर्ल्स, स्कूलिंग थी कंपल्सरी कर दी गई थी गर्ल्स के लिए. सेकेंड, मैरिज वॉज डिक्लेयर्ड एज ए वॉलेंट्री बॉन्ड, इसको डिक्लेयर कर दिया गया था. इट मीन्स दैट नाउ द वीमेन कुड नॉट बी फोर्स्ड, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता था. थर्ड, डाइवोर्स वॉज लीगलाइज्ड इन विच वीमेन एंड मेन वर गिवन इक्वल राइट्स. इसके साथ साथ डाइवोर्स है वो लीगलाइज कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात थी वीमेन्स भी नाउ दे कुड ऑल्सो अप्लाई फॉर द डाइवोर्स. फोर्थ, वीमेन वर ऑल्सो गिवन फ्रीडम टू चूज़ वर्क और प्रोफेशन, अब उनको अपना प्रोफेशन वर्क चूज़ करने की भी आज़ादी मिल गई थी. तो ये कुछ चेंज थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आए थे. फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच क्लियरली अफेक्ट आवर लिव्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईजी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो हमें कुछ ऐसे आइडियल्स की लिस्ट बनानी है जो हमारी लाइफ को आज भी अफेक्ट करते हैं. राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस. तो ये 5 ऐसे आइडियल्स हैं जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले हैं लेकिन हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे. ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए. इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा ज़रूर हिला दीजिएगा ताकि हमारी एक दूसरे के ऊपर कृपा बनी रहे. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.